नमस्कार दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद जो WPI इन्फ्लेशन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो आपको अब डबल डिजिट में देखने को मिलेगा। 10.49% ये आपका लेटेस्ट आंकड़ा आया है अप्रैल का। और आपको याद होगा 2008-10 के समय जो इन्फ्लेशन है वो आपका डबल डिजिट में चला गया था। तो पहली बार यहां पर 10-11 सालों में हमें देखने को मिल रहा है कि ये डबल डिजिट में आया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे और आपके पर्सपेक्टिव से, वो होता है सीपीआई इन्फ्लेशन। उसकी भी मैं बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। और यहां पर हम जानेंगे कि दोनों के बीच में गैप भी क्यों है, आगे फ्यूचर का सिनेरियो क्या होगा, स्टैगफ्लेशन क्या हो सकता है इसकी वजह से। और यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो, WPI इन्फ्लेशन हिट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 10.49% इन अप्रैल। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी जो डिटेल्स हैं, ऐप डाउनलोड जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। चलिए यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने जस्ट 2 दिन पहले ही यहां पर जो WPI का आंकड़ा है उसको जारी किया। और उन्होंने बताया कि अप्रैल 2021 में ये जो आंकड़ा है वो आपका 10.49% आया है, विच इज हाईएस्ट सिंस अप्रैल 2010। और इसका जो एक मेन कारण बताया जा रहा है वो है आपका स्पाइक इन प्राइसेस ऑफ बेसिक मेटल्स। देखिए इसके ऊपर मैं आपका आऊंगा वापस कि ये अलग अलग कैटेगरीज जो होती हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर, और फ्यूल एंड पावर हो गया, उसके ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझने वाली है वो है आपका लो बेस। अब पहले भी मैंने वीडियोस बनाया, अगर आप मेरे इकोनॉमिक के वीडियोस लगातार ट्रैक कर रहे हो तो लो बेस आप जानते होंगे। तो ध्यान रखिए यहां पर जब हम बात करते हैं 10.49%, इसका मतलब क्या होता है। इट इज सिंपली मींस दैट कि अप्रैल 2020 में, पिछले साल अप्रैल 2020 में, यहां पर आप देख सकते हो कि 2020 के समय अप्रैल, मई, जून, ये जो आंकड़ा आपको दिख रहा है ना, ये आपका नीचे था। तो ये बेस क्या है, ये लो बेस है। उस समय इनफैक्ट यहां पर आप और अच्छे से देख सकते हो, अप्रैल 2020 में 1.57% की नेगेटिव यहां पर इन्फ्लेशन थी। मतलब नेगेटिव आपका WPI जा रहा था, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि पिछले साल इतने ज्यादा नीचे हो गए थे होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, उसकी वजह से आपको उछाल देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार से आप याद रखिएगा, जब अभी जो हमारा आंकड़ा आने वाला है Q1 GDP का, उसमें भी आपको उछाल देखने को मिलेगा। उसका कारण क्या है कि पिछले साल हमारी जो GDP है वो ऑलरेडी नीचे चली गई थी। तो जब भी इस तरह का इंस्टेंस होता है तो वो आपको हमेशा अगले साल उछाल देखने को मिलती है। मैं आपको यहां पर एक और चीज दिखा देता हूं। आप देखो 2015-16 के समय यहां पर क्या हुआ था, और ठीक विपरीत आपको अगले साल यहां पर देखने को मिलेगा। कहीं पर भी इस तरह का सिचुएशन होता है, आपको यही वाला सिचुएशन देखने को मिलेगा। आप कहीं पर भी देख लेना। और इसका कारण क्या है, सिंपली इट इज बिकॉज ऑफ लो बेस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और यहां पर पिछले एक साल का जो आंकड़ा है होलसेल प्राइस इंडेक्स का आप देख सकते हो, और जो लेटेस्ट आया है अप्रैल 2021 में, वो मैंने आपको दिखा दिया। और तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपसे बोला 10.49%, इसको हम कहते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, मतलब इस साल को पिछले साल से हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम पिछले महीने से कंपेयर करेंगे, उसको कहा जाता है मंथ ऑन मंथ बेसिस। जैसे कि अगर आप ये जो अप्रैल महीने का आंकड़ा आया है 10.49% का, इसको आप पिछले वाले से कंपेयर करोगे पिछले वाले महीना दैट इज मार्च के महीने से, तो इसको हम मंथ ऑन मंथ बेसिस कहेंगे। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले महीने ही ऑलरेडी ये 7.39% चल रहा था, और अब यहां पर आपका 10.49% आया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है वो अलग होता है, लेकिन हम ज्यादातर किसको देखते हैं, हम ईयर ऑन ईयर बेसिस को देखते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, वो एक तरह से बेटर भी होता है, क्योंकि पिछले साल, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे देश में मॉनसून है, कभी मॉनसून नहीं है, विंटर का समय, तो अलग अलग मंथ में अलग अलग प्रोडक्शन होता है। तो उसी के हिसाब से हमें पिछले साल के तौर पर कंपेयर करना चाहिए, रादर देन जो पिछला वाला महीना क्या है। तो अब यहां पर कारण क्या है इसका, मतलब ये जो 10.49%, मतलब काफी ज्यादा हो जाता है इन्फ्लेशन अगर हम डबल डिजिट की बात करें। तो इसके लिए आपको समझना होगा WPI के अंदर होता क्या है। WPI के अंदर आपको मेनली 3 चीज मिलेंगे। एक होता है प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी मतलब जो फूड आर्टिकल्स हो गए, नॉन फूड आर्टिकल्स हो गए, जो भी प्राइमरी चीजें होती हैं उससे रिलेट करता है। उसके बाद फ्यूल एंड पावर हो गया, राइट, पेट्रोलियम वगैरह जो होते हैं वो हो गया। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्रीज जो हैं, उसकी हम बात करते हैं यहां पर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। और इसका वेटेज भी अलग अलग है, आप देख सकते हो। प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज 22% के आसपास, फ्यूल एंड पावर ये हो गया, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देखो जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उसमें 10.16% की बढ़ोतरी हुई है, मतलब पिछले साल के मुकाबले 10.16 ज्यादा बढ़ा है। तो ऑब्वियसली बात है, इन्फ्लेशन होगा ही होगा। उसी प्रकार से फ्यूल एंड पावर में 20% की वृद्धि आई है। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूं, पिछले साल फ्यूल एंड पावर जितना था इस बार इतना हुआ है। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आप देखो 9% की तेजी आई है। और आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का वेटेज कितना है, 64% वेटेज अकेले मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर यहां पर 9% की वृद्धि आएगी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में, तो ओवरऑल हमारा जो WPI है वो तो इसी के आसपास रहेगा ना, मतलब जो अभी हमने बताया 10.49% वो तो यही रहेगा।
और यही कारण है जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं इसमें इतना वृद्धि आई है, प्लस जो फ्यूल एंड पावर हो गया उसमें भी आपको मैंने दिखाया 20% की वृद्धि आई है। ये कारण है जिसकी वजह से WPI बढ़ा है। और ये जो आप आंकड़ा देख रहे हो ना, अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं ये क्या लिखा है 3.83, ये मैंने मार्च से कंपेयर किया है, जो पिछला वाला मार्च था उसका ये आंकड़ा यहां पर दिया हुआ है, तो आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन यहां पर CPI क्या रहा है, देखो CPI का आंकड़ा पहले ही आ गया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब मैं और आप हम लोग बाजार जाते हैं, जब खरीदते हैं प्रोडक्ट्स को, और तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि WPI तो आपका फैक्ट्री से रिलेट करता है, वहां पर होलसेलर से रिलेट करता है। होलसेलर जब खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से तो उसमें कितनी वृद्धि आई है उसकी हम बात करते हैं। यहां पर CPI क्या, ये हम पर इंपैक्ट करता है, और इसका आंकड़ा आप देख सकते हो अप्रैल महीने का आया था, इट इज 4.29%। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मार्च के मुकाबले इसमें गिरावट आई है, मतलब ये रेंज में चल रहा है। आपको रेंज पता है ना कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रेंज है इट इज 2% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए, तो उसी रेंज में चल रहा है, तो ये कंफर्टेबल है एक तरह से आप कह सकते हो। और इसका जो कारण है होलसेल जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम होने का, वो था फूड प्राइसेस में कमी आई थी, ऐसा बताया जा रहा है। और मार्च का आप आंकड़ा देख सकते हो, इट इज 5.52%, और इसमें अब गिरावट आ गई है, ये 4.29% हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन ये आएगा कि ये ऐसा कैसे हो गया, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 4.29% है, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो आपको 10.49% दिख रहा होगा। इसको लेकर मैंने पहले भी चर्चा की है, यहां पर फिर से चर्चा करूंगा। इसका दो कारण होता है। देखो, दोनों जब हम बात करते हैं ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स CPI, ये दोनों सेम नहीं होते हैं, आपको समझना है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कैटेगरीज हैं इसके अंदर, वो काफी ज्यादा डिफरेंट होती हैं। और दूसरा, अगर हम देखें तो अगर हम कोई चीज को सेम कंपेयर भी कर रहे हैं, अगर सपोज फूड हम ले रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर, अगर हम फूड को ले रहे हैं, दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो दोनों का वेटेज आपको अलग अलग मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। देखिए, यहां पर होलसेल प्राइस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, यहां पर 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताया, फूड आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, राइट। और आप ये देखो, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत ज्यादा वाइडर होता है, काफी ब्रॉड होता है ये, क्योंकि हम और आप ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ फूड आर्टिकल्स, फ्यूल, पावर और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ही यूज कर रहे हैं। हमारे लिए सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, कपड़े वगैरह, हाउसिंग हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ली जाती हैं। तो ये काफी ज्यादा डिफरेंट है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखोगे फूड एंड बेवरेजेस को, तो इसका अकेले का यहां पर 50% से ज्यादा वेटेज होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। लेकिन यहां पर आप देखो इसका वेटेज कितना है, इट इज जस्ट दिस थिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर अगर CPI, मैंने आपको क्या बताया था, फूड एंड बेवरेजेस में कमी आई थी प्राइसेस में, तो ओवरऑल हमारा CPI कम आया है। और जो कंज्यूमर प्राइस, यहां पर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वहां पर फ्यूल एंड पावर, जो आपने देखा होगा ना, पेट्रोलियम और इन सब के दाम बढ़ रहे थे, और इस तरह के चेंजेस ज्यादा होने की वजह से होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आई होप यहां पर अब आपको कोई डाउट नहीं होगा क्यों दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर का सिनेरियो क्या है, क्या ऐसे ही होता रहेगा। देखिए, यहां पर होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ता रहेगा, मतलब इतने ही के आसपास रहेगा, ऊपर लेवल पर रहेगा, ऐसा बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसका दो कारण बताया गया अगेन, एक तो जो ग्लोबली कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से ये बढ़ता रहेगा, और दूसरा लो बेस इफेक्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी बेस इफेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो ना कि पिछले साल ये आपका नेगेटिव में था, तो कुछ समय तक ये आपका ऊपर रहेगा और वापस से ये फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अभी देखने को मिलेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इसको आप कह सकते हो एक तरह से कि जो कंपनीज होती हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो बनाते हैं प्रोडक्ट्स, उनके लिए फायदा है, क्योंकि उनको ज्यादा दाम मिलेगा यहां पर, राइट। तो उनके लिए एक बेहतर सिनेरियो होता है। और लास्ट में क्वेश्चन है कि क्या ये स्टैगफ्लेशन का वरी है, क्या हम डर सकते हैं कि क्या स्टैगफ्लेशन हो सकता है। देखो, स्टैगफ्लेशन का सिंपल अर्थ क्या है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है, ध्यान से सुनना, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, और ग्रोथ जो है वो कम है, ठीक है। इनफैक्ट स्टैगफ्लेशन वो समय होता है जब ग्रोथ आपकी नेगेटिव में चली जाती है, टेक्निकल अगर आप डेफिनेशन देखो तो यहां पर आप समझ लो, इन्फ्लेशन ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ग्रोथ कम है, मतलब सारा उल्टा सिनेरियो है। यहां पर जो चीज जैसे होना चाहिए वो नहीं है, राइट। तो इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनका यह कहना है कि यह सिनेरियो कम लगता है, क्योंकि यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जो अभी हमने 10.49% की बात की, हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे लिए मैटर क्या करता है, जो आरबीआई पॉलिसीज वगैरह बनाती है वो CPI को देखते हुए बनाती है। तो ये मैनेजेबल है, ऐसा लगता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और जहां तक ग्रोथ की बात है, इस साल आपको पता ही है ग्रोथ अच्छी खासी रहने वाली है, एटलीस्ट 8-9% से ज्यादा ही होगी। इनफैक्ट ये तो 11-12% होना था, लेकिन जिस तरह का सेकेंड वेव आ गया है उसकी वजह से लगातार उसमें भी अब गिरावट देखी जा रही है कि जो हमारा ग्रोथ अनुमान लगा रहे थे डबल डिजिट में होगा, वो शायद ना हो। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है, नहीं होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिल गया होगा
WPI और इन सब चीज़ों के बारे में। जाने से पहले एक बहुत ही सरल और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है यहां पर, क्या आप मुझे बता सकते हो विच इज द मोस्ट इफेक्टिव क्वांटिटेटिव मेथड? आरबीआई के पास कई सारे मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, तो यहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कौन सा सबसे इफेक्टिव क्वांटिटेटिव मेथड होता है? बैंक रेट पॉलिसी, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कैश रिजर्व रेशियो, या फिर बोथ ए एंड बी? इसका जो राइट आंसर है आपको बताइए है मेरे इंस्टाग्राम पर, तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं, और भी सोशल मीडियाज पर, टेलीग्राम सब पर आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हो। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, मेरे इकोनॉमी की कोर्स परचेज करना चाहते हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हो, वहां पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको उधर से मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।